सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सी ए पार्थ गर्ग, फाउंडर ऑफ गर्ग इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं पिछले 5 ईयर से सी ए इंटर एंड सी ए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को टीच कर रहा हूँ, जहाँ पर मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, स्टूडेंट्स हार्ड वर्क तो करते हैं बट उनके साथ साथ उनको कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल क्लैरिटी की कमी रह जाती है, जिसकी वजह से उन्हें पेपर में सम अटैम्प्ट नहीं हो पाते, क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो पाते। मेरा मेन विजन यही है कि मैं स्टूडेंट्स को सिलेबस तक लिमिटेड ना रखूँ बट उसके साथ साथ उनको लॉजिक दूँ, कंसेप्चुअल क्लैरिटी दूँ, ताकि वो क्वेश्चन में पेपर में जिस टाइप मर्जी का क्वेश्चन आया वो उसको ईजिली अटैम्प्ट कर पाए। सो मेरा मेन फोकस रहेगा स्टूडेंट को कंसेप्चुअल क्लैरिटी देना हार्डवर्क के साथ साथ। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सीए इंटर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्जेक्ट विद रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको आज की वीडियो पसंद आए। सो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड स्टे इन द वीडियो। थैंक यू। सो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 ऑफ सीए इंटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सॉरी। सो गिव मी 1 minute प्लीज। So, anyone tell me what is ratio? Chapter number 3, that is ratio analysis। बहुत ही इजी चैप्टर है ये, आप +2 लेवल पे भी इसको डील करते हैं रेशियो चैप्टर को, और ये सीए इंटर के अंदर भी अच्छे खासे नंबर का ये वेटेज रखता है। मैं उम्मीद करूंगा कि हर स्टूडेंट को ये अच्छे से समझ में आए। सो लेट्स बिगिन। यस, व्हाट इज रेशियो? आपने कभी सुना है व्हाट इज रेशियो के बारे में? यस, +2 में सुना था। रेशियो, बेसिकली रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो इज काइंड ऑफ रिलेशनशिप। नोट नहीं करना इसको। रेशियो इज बेसिकली एन रिलेशनशिप। सर रिलेशनशिप किसकी? बिटवीन। सर रिलेशनशिप तो दो चीजों में होगी ना। बिटवीन व्हाट सर? बिटवीन 2 वेरिएबल्स। सर थोड़ा डिटेल में समझाओ। ओके। सो मैं आज बात करता हूं कि अनु की बात करते हैं। अनु, यस, आप कितनी देर पढ़ते हैं घर पे? 2 आवर्स। यस, 2 आवर्स। अगर हम बात करें 2 आवर्स, तो इससे क्या पता चला? अनु की इनपुट। अब इसकी कैपेबिलिटी कैसे पता चलेगी? अब मैं सेकंड एग्जांपल बात करता हूं अर्चना की। यस, अर्चना कितनी देर पढ़ती है? लेट्स सपोज 4 आवर्स। अब इन दोनों के रिलेशनशिप से मुझे पता चल जाएगा ना अनु और अर्चना की कैपेबिलिटी कितनी है, उनके पढ़ने की क्षमता कितनी है। सो अनु और अर्चना की बात करें तो दैट इज 2:4, दैट इज 1:2। कहने का मतलब ये है कि अनु की जो पढ़ने की कैपेसिटी है वो अर्चना से हाफ है, या फिर बोल सकते हो अर्चना की जो पढ़ने की कैपेसिटी है वो अनु से डबल है। दैट इज रेशियो। सेम इसी चीज में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बात करते हैं रेशियो की, कि 2 वेरिएबल्स के बीच में रेशियो को हम कैसे डील करते हैं। सो लेट्स बिगिन। नहीं, नोट नहीं करना इसको। अब मैं जो करवाने जाऊंगा वो आपको नोट करना है। एनी डाउट? चलें? यस, राइट डाउन अलोंग विद मी। रेशियो रेशियो मीन्स whenever 2 numbers are expressed in the form of x divided by y, or you can say x is to y, then it is called as ratio। सर इसको याद करना है? बिल्कुल भी नहीं करना, सिर्फ हमने समझना है। पेपर में ये नहीं पूछेंगे डिफाइन रेशियो 2 मार्क्स 3 मार्क्स, नहीं। सिंपल हमने समझना है कि 2 नंबर्स को किसी भी चीज में एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ x रेशियो y, इट इज कॉल्ड रेशियो। जनरली
ये बस छोटी सी चीज़ है। जनरली वन सिंगल वेरिएबल do not give us a meaningful data, but when it is expressed in the terms of another variable, it gives us मीनिंगफुल डाटा। थोड़ा सा समझा दीजिए सर। देखिए मैं बात करता हूँ, इसको नोट नहीं करना, सलमान खान की, राइट। सलमान खान लेट्स सपोज एक साल में 20 CR कमाता है, अर्निंग करते हैं सलमान खान की 20 CR। सो आपको मैंने एक वेरिएबल प्रोवाइड करवाया, व्हाट सर, अर्निंग कितनी 20 CR, दैट इज वन वेरिएबल। क्या ये वेरिएबल आपको कुछ डिफाइन करते हैं, सलमान खान की क्या 20 करोड़ कमाते हैं, बट सर समझ में तो नहीं आया इसको हम कैसे इलेबोरेट करें, इसको हमको क्या रिलेशन करना पड़ेगा, सर SR के कितना कमाता है, लेट्स सपोज सर 30 CR कमाता है पूरे साल में अर्निंग। अब कंपैरिजन हो सकता है, यस 20 CR टू 30 CR। सलमान खान की अर्निंग कितनी होगी सर, SRK की अर्निंग का सर 2/3, दैट इज कॉल्ड रेशियो। सो अब क्लासिफिकेशन पढ़ें, इतना ही करना है रेशियो में, ज़्यादा हम डिटेल में थ्योरी नहीं करेंगे। अब जाते हैं क्लासिफिकेशंस की बात। इसको हम बोल सकते हैं ऐसे, इसको नोट करना है आपने, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज, और यू कैन से टाइप्स ऑफ रेशियो। सबसे पहले बात करें, रेशियो हैज बीन क्लासिफाइड into 4 categories. Sir, what is that? What is the 4 category that ratio is classified? Yes, first, सिर्फ इस जो मैं आपको क्लास में करवा रहा हूँ उन्हीं चीज़ों को आपने नोट करना है, राइट। अगर आप पेपर के टाइम में इसको भी अच्छे से रीड कर लेंगे, आपको बहुत इजीली रिवाइज हो जाएगा ये चैप्टर। क्लास में आपको मैं क्वेश्चंस पे बता दूंगा कैसे कैसे इसको मार्क करना है और कौन कौन से क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट वेटेज रखते हैं। चले, यस, राइट डाउन विद मी। फर्स्ट इज सर लिक्विडिटी रेशियो, और यू कैन से short term solvency ratio. Yes, liquidity ratio and short term solvency ratio. Second is sir leverage ratio and long term solvency ratio. इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड, वी विल डील लेटर। इनिशियली हम इसको 4 कैटेगरीज में ही पढ़ेंगे। आप अगर बुक में खोलेंगे, स्टडी मटेरियल खोल के देखेंगे, आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये तो बहुत फैला हुआ है, हमारे कंफ्यूजन हो रही है, हमें समझ में नहीं आ रहा, सारा मैसअप हो गया। बट जो मैं नोट्स आपको क्लास में करवा रहा हूँ इसी टाइप से करना, आपको कोई भी किसी भी टाइप की कंफ्यूजन नहीं होगी, आप इजिली इसको कैटेगराइज कर पाएंगे। ओके, देन थर्ड इज, मैं इसको अलग कलर से लिख रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, activity ratio, or you can say efficiency ratio, or sir performance ratio,
टर्नओवर रेशो। पेपर में ये रेशो आने के चांसेस है, एक तो इसको अच्छे से करेंगे, आने के तो सारे ही चांसेस है, बट ये एंड ये अक्सर एग्जामिनर इन चीज़ों को पूछ लेता है 4 मार्क्स में, 3 मार्क्स में। एक्टिविटी रेशियो आपको बताऊंगा कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करने हैं। फोर्थ इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। लीवरेज रेशियो सर 2 कैटेगरीज में इसको डिफाइन कर दो। ओके, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो सर, इस पे कैपिटल स्ट्रक्चर पे तो आपका एक अलग से चैप्टर भी है, इस पे हम रेशियो भी पढ़ेंगे। एंड कवरेज रेशियो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको, बिल्कुल भी क्रैमिंग मत करना 1% भी। आपको मैं कोई भी रट्टा नहीं लगवाऊंगा कि ये ऐसे है तो ये ऐसे कर लो, ये वैसे है ये तो ये ऐसे कर लो, नहीं। हम पहले पूछेंगे उसने पूछा क्या है, फिर एग्जाम में माइंड में इसको अच्छे से पिक्चराइज करेंगे, फिर हमने बनाना क्या है। रट्टा नहीं लगाएंगे, इसमें काफ़ी वर्ड्स आएंगे, टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो, या डेट टू इक्विटी रेशियो, या डेट इक्विटी। इन चीज़ों को हमने डील कैसे करना है, बेसिकली वही चीज़ होगी, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो related to sales. Second, related to assets equity और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसको तो हम इजीली भी पढ़ते भी हैं वैसे भी। रिलेटेड टू मार्केट वैल्यूएशन, सबसे ज़्यादा ये 3 रेशो ही पूछे जाते हैं जो मैंने आपको हाईलाइट किए। करेंगे हम सारे। यहाँ तक कोई डाउट नोट कर लिया सभी ने? हाँ, वो मैं आगे बताऊंगा भी, आप इतना डिटेल में मत जाओ। यहाँ तक नोट कर लिया आपने? किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ पूछिए। नहीं, बाद में बताऊंगा डिटेल में। ओके, सो करें स्टार्ट। अब पेज नंबर 3.4 पे आ जाइए एक बार। सेम वही चीज़ को मैंने नोट करवा दिया। अब मैंने नोट करवाने का मेरा मेन लॉजिक ये था, कुछ टीचर्स होते हैं सीधा बुक से करा देते हैं, यार नहीं नोट कराना, स्टूडेंट का भी फटाफट से हो जाएगा, मेरा भी टाइम बचेगा। बट मेरा जो मेन कंसर्न रहता है, फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को भी आप देख पूछना, और आप तो खुद तो देख ही रहे हो, फर्स्ट ग्रुप आपने पढ़ा, कि मेरा मेन फोकस क्या रहता है कि स्टूडेंट को अच्छे से नोट कराना। नोट कराने से उनके माइंड में एक पिक्चर बन जाती है कंसेप्ट की। वो कंसेप्ट वो अगर आपको मैं सीधा मैं बना के देता, लो इसको नोट कर लो, जैसे मैं आपको बोलता नोट कर लो, आपसे नहीं नोट होता ना, आपको मजा आता, आप स्पीड पे करते रहते, फिर वो वाली बात नहीं रहती। मैं साइड बाय साइड आपके साथ नोट करता हूँ ताकि आपको भी ये लगे कि हम कोई नई चीज़ नोट करने जा रहे हैं। अब इसकी आपको पिक्चर बन गई है, ठीक है। सेम वही चीज़ है, इसको करेंगे आगे। हाँ, तो 4 to 6 मार्क्स की वेटेज तो देखो एग्जाम में रखता है। मैं आपको वेटेज का चार्ट सारा अलग से बता दूंगा, आप इतना आगे मत जाइए। आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को आप साथ साथ मेरे पढ़ें। आपको एक एक चीज़ आपको बता दूंगा, थ्योरी कितने मार्क्स की आएगी। हाँ, टोटल जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर है, सिलेबस है हमारा, ये बुक है, ये 50 मार्क्स की आती है। 50 मार्क्स की एसएम आती है। एसएम तो मैं ऑलरेडी आपको अच्छे से करा ही चुका हूँ, उसमें तो कोई लंबा चौड़ा मैटर भी नहीं है। मेन है इसका, ठीक है। 3 मार्क्स का मिनिमम आएगा ही आएगा ये। चले, यस। सबसे पहले बड़े ही ध्यान से समझना, बड़े ही लॉजिक से समझना। मैं थोड़ा थोड़ा आपको डिटेल में आगे लेके जा रहा हूँ चैप्टर के। सबसे पहले हमारा क्या बनते हैं, सर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्यों बोला आपने, अकाउंट क्यों नहीं बोला? चलो, मैं इसका बात भी आपको आगे मिलेगी। अकाउंट एक अलग चीज होगी,
सो राइट डाउन, सबसे पहले particulars, and this is here without write down amount that is denoted in rupees. yes, so सबसे पहले प्रॉफिट हम कहाँ से निकालते हैं? क्या चीज़ का आप कोई भी बिजनेस करोगे प्रॉफिट कैसे निकालोगे? पहले आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? सर सबसे पहले हमें करनी पड़ेगी सेल्स। हम किसी भी चीज़ को अगर बेचेंगे तो ही हमारा प्रॉफिट निकलेगा ना। सर सेल में से हम क्या चीज़ माइनस करें कि हमारा जिससे प्रॉफिट आ जाए? लेट्स सपोज ये मेरा क्या है सर? कंटेनर है, कुछ भी मान लो, गुड है, ठीक है, गुड्स है। ये मैंने मार्केट में कितने रुपए का खरीदा? सर मेरी परचेज थी 80 रुपीज़ की, ठीक है। अब आपने जो बुक में इसको अपने गोडाउन से यहाँ तक मंगवाया होगा अपनी फैक्ट्री तक, उसमें आपने क्या दिया होगा? 5 रुपीज़ का सर फ्रेट दिया है हमने। तो टोटल कितने की कॉस्ट पड़ गई इसकी सर? 85 की। यस, 80 रुपीज़ आपने क्या दिया? परचेज कॉस्ट, एंड 5 रुपीज़ क्या दिया? फ्रेट। फ्रेट इज आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सो इट इज डेबिटेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। ये हम अकाउंट्स की क्लास में पढ़ेंगे। चलो इस चीज़ को मैं अकाउंट्स की ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाता। 85 मेरा क्या आ गया सर? परचेज, ठीक है। अब आप एक छोटा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाओ, AS2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। इसमें क्या होता है सर? इन्वेंट्रीज इज वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस। सो कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, इस पे वैल्यूएशन होती है, राइट। छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट में बना दूं आपके सामने। ये क्या आता है मेरा? इधर ओपनिंग स्टॉक, इधर क्या आता है सर? परचेज, इधर क्या आता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इधर क्या आती है सर? सेल, इधर क्या आता है? क्लोजिंग स्टॉक। इन सबको माइनस करने के बाद यहाँ पे मेरा क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। यस, क्लियर। अब मेरे को ये चीज़ तो निकल गई, सेल्स तो मैंने अभी लिखा ना यहाँ पे, देखो सेल्स तो मेरे पास है। अब मुझे ये चीज़ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? ओपनिंग स्टॉक को प्लस करो, परचेज को प्लस करो, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्लस करो। कर दिया जी, कर दिया, इन तीनों को प्लस कर दिया, और इसको क्या कर दो? माइनस कर दो। ये मेरा क्या आ गया? क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट कैसे आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आया ना ये। यस, अब यहाँ पे एक नोट दे दो साइड में नीचे कहीं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, फुल फॉर्म यहाँ लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जनरल मीनिंग बताओ इंग्लिश में क्या मतलब हुआ? जो हमने सामान बेचा, गुड सोल्ड, उसकी क्या लागत थी, क्या वैल्यू थी। आज आप एक चेयर लेके आए हैं, लेट्स सपोज 100 रुपीज़ की, क्या आप उसको 100 में बेचेंगे? सर कैसी बातें कर रहे हो, हमने प्रॉफिट भी तो कमाना है ना। हम इसको बेचेंगे सर 110 में, 110 में। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है? आपने 110 की चेयर बेची, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आ गई सर? 100 रुपीज़। सेम इसी तरह इसका एक फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक में क्या ऐड करें सर? परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो माइनस क्या करें? क्लोजिंग स्टॉक। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। यस, एक और सेल के अंदर से सर सीधा सीधा प्रॉफिट माइनस कर दो ना। बिल्कुल, 110 की चेयर लेके आए थे ना, प्रॉफिट कितना हुआ? 10 रुपये। 10 रुपये माइनस कर दो, 100 रुपये क्या आ गई सर? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सिंपल, दोनों को अच्छे से याद करना है, नोट कर लेना अच्छे से।
यस, कोई डाउट? सेल में से क्या माइनस कर दो? प्रॉफिट माइनस कर दो। क्या आ जाएगा सर? लागत आ जाएगी मेरी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। बट प्रॉफिट तो है ही नहीं मेरे पास। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ें हैं, नोट नहीं करना ये। सेल मैंने कर दिया, लेट्स सपोज 1 लाख रुपीज़। क्लोजिंग स्टॉक कितने हैं? 20,000 रुपीज़। ओपनिंग स्टॉक कितने हैं? 10,000 रुपीज़। परचेज कितनी है? लेट्स सपोज 80,000 रुपीज़। ठीक है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने आ गए? 5,000 रुपीज़। अब मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ये तो आप अकाउंट से भी लगा सकते हो बैलेंसिंग फिगर करके, बहुत सिंपल है। कैसे? 1,20,000 यहाँ पे लिख दूँ, 1,20,000 यहाँ लिख दूँ। अब 15,000 मेरा बैलेंसिंग फिगर करके ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। सिंपल। मैंने क्या किया, अब सेल के अंदर से मुझे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है इसमें। वो कैसे निकालोगे? सारी फिगर आ गई। सेल में से ये माइनस कर दो, 1,00,000 माइनस 15,000, 1,00,000 माइनस 15,000 कितना आया? 85,000 मेरा क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जो मैंने 1,00,000 का सामान बेचा उसकी वैल्यू कितनी थी? 85,000 रुपीज़। 85,000 रुपीज़। नहीं तो एक और फॉर्मूला भी तो था हमारे पास। ओपनिंग स्टॉक 10,000 प्लस परचेज 80,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000, कितना आया? 95,000 माइनस सर क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज 20,000। एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे 25,000 आएगा। सॉरी मैं वही सोचूं, कोई बात नहीं। इधर मेरा बैलेंसिंग फिगर से कितना आ गया ग्रॉस प्रॉफिट? सर 25,000 मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के मेरे दो फॉर्मूले थे, COGS। फर्स्ट इज सेल्स माइनस जीपी। सेल कितनी? 1,00,000। जीपी कितना? 25,000। तो कितना आ गया COGS? 75,000 वाला सामान मैंने 1,00,000 में बेच दिया। और एक फॉर्मूला और बताओ, ओपनिंग स्टॉक 10,000, परचेज 80,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 5,000, क्लोजिंग स्टॉक 20,000। कर लो कितना आएगा? 80, 90, 95, 95 माइनस 20, 80, 75। दोनों से आंसर सेम आ गया। अब आपको ये चीज़ समझ में आई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकालते हैं। दो फॉर्मूले हैं, यूनिवर्सल फॉर्मूले हैं, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। कोई भी डाउट है तो पूछो प्लीज़। वो अगर सेल अगर आपको दी ना हो, प्रॉफिट ना दिया हो, तो आपको वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो परचेज वाला। अगर प्रॉफिट ही गिवन है, सेल गिवन है, तो आप इजीली निकाल सकते हो सेल माइनस जीपी। वो फॉर्मूला आपने तभी यूज़ करना जब आपके यहाँ प्रॉफिट गिवन हो, अदरवाइज वो फॉर्मूला आप यूज़ नहीं कर सकते। यस, चलें। अब मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। इतने से चीज़ को समझाने के लिए मैंने आपको 15 मिनट्स डिवोट किए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का बेसिक मतलब क्या होता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब सिर्फ परचेज नहीं होता, ये बात को आप याद रखना। इस बात पे आप रट्टा मत लगाना। सर मैंने 110 रुपये की चेयर बेची तो उसकी कॉस्ट 100 रुपये थी। 100 रुपये मेरी परचेज नहीं थी सर, वो उसमें मेरे बाकी खर्चे भी जुड़े हुए थे, उसमें मेरा ओपनिंग स्टॉक भी जुड़ा हुआ था। मेरी बात समझे। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के दो फॉर्मूले। यस, जल्दी से। यस, आप बताओ। यस, सेल्स माइनस जीपी, ये तो इजी फॉर्मूला है ना। दूसरे वाला कौन बताएगा? हर्ष। यस, बताओ। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का सेकंड फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चार चीज़ें समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? जो मैंने सामान बेचा उसकी लागत कितनी थी, कैसे निकलेगी? सर सेल माइनस जीपी, या फिर जीपी है नहीं, सेल्स है, तो ट्रेडिंग अकाउंट की सारी डेबिट साइड माइनस क्लोजिंग साइड मेरा COGS आ गया। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ पूछ लेना। मैं आपको 10 बार भी समझाऊंगा, ये मत सोचना कि सर क्या सोचेंगे, सर बताएंगे या नहीं बताएंगे। ठीक है।
यस, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, मैं ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ पे लेके जाऊंगा? अकाउंट्स के हिसाब से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करूंगा? ब्रोट डाउन करूंगा। इधर से वहां नहीं जाता सर, ये मेरा होता है ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। इधर मेरा क्या रहता है सर? जीपी, बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पे नहीं लेके जाते हम, जीपी को ब्रोट डाउन करते हैं। इधर मेरे क्या आते हैं सर? नेट प्रॉफिट वाले इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। स्टेटमेंट में आपका क्या आएगा सर? उस चीज को बनाने तक के खर्चे। लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मीन्स जो कुर्सी आपने 110 रुपए की चेयर बेची थी, 110 रुपीज़ वाली चेयर आपने बेची थी, वो आपने खरीदी तो कोई भी वैल्यू पे होगी, उस चीज़ को बेचने में आपका कुछ खर्चा भी लगा होगा सर। कैसा? आपने वेयर हाउस का रेंट दिया होगा, जहाँ पे आपने स्टोर रखा, गोडाउन का रेंट, यस। और उस चेयर को बेचने के लिए आपने एडवर्टाइजमेंट के सोर्सेज भी लगाए होंगे कि हमारे पास इस क्वालिटी की चेयर है, हमारे उस चेयर में ये चीज़ें लगी हुई है, ऐसे ऐसे उसका पैनल है, ऐसे ऐसे करके आपने बेचा होगा। दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कौन कौन से होते हैं? सेम ऐसे लिखेंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्लस सर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, जो आपने स्टाफ को रखा, एडमिनिस्ट्रेशन को रखा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ब्रैकेट का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना। फिर क्या होगा? दोबारा बता दिया तो मुझे पता है, आपको पता है, सब पता है आपको। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलो फिफ्थ। अब सर ग्रॉस प्रॉफिट में से मैंने कुछ चीज़ माइनस कर दी, अब क्या आ गया मेरे पास? दैट इज कॉल्ड PBIT और यू कैन से EBIT। सर PBIT और EBIT क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब मैंने जो बिजनेस में कुछ पैसा लगाया होगा, कहाँ से उठाया होगा? मैंने किसी से लोन लिया होगा, बिल्कुल लिया है, लिया है, बिल्कुल लिया है, ठीक है। इसको आप लिख लो फुल फॉर्म। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने सारा एडवर्टाइजमेंट खर्चा, सारा स्टाफ स्टॉक का, सारा जो आपके पॉकेट से लगा, सब खर्चा माइनस करके क्या है आपके पास? प्रॉफिट बचा सर। कौन सा प्रॉफिट? कौन सी अर्निंग? अभी तक आपने डिबेंचर होल्डर को जहाँ से बाजार से पैसा उठाया था ना बिजनेस करने के लिए, अभी उनको भी तो ब्याज देना है, अभी उनको भी तो इंटरेस्ट देना है, वो पैसा बचा आपके पास। ठीक है। सिक्स्थ पे आपने क्या किया सर? हमने उनको कर दिया, इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी। इंटरेस्ट पेमेंट बिल्कुल करोगे ना, उनको भी तो ब्याज दोगे जहाँ से पैसा उठाया है, तो भी तो बिजनेस का नेट प्रॉफिट निकलेगा। खर्चा बहुत लगता है बिजनेस चलाने में, ठीक है। अब क्या आ गया सर? अब आगे हम बोल सकते हैं पॉइंट नंबर 7, PBT और EBT और प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, PAIBT। इस चीज़ को बिल्कुल याद मत करना, सिर्फ आपको समझाने के लिए PAIBT, कंफ्यूज हो जाओगे, मत करना। मेन हमने क्या याद करना है सर? इस चीज़ को याद करना है एंड इस चीज़ को याद करना है, बस। येलो वाले हाइलाइटर वाले को याद नहीं करना, इस चीज़ को याद नहीं करना, ब्लू वाले को, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए। अब सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब कुछ कमाया है तो कुछ इनकम टैक्स को भी तो दोगे, डिपार्टमेंट भी तो कुछ लेके जाएगा इनकम टैक्स आपसे, यस। किसको क्या दोगे सर? पैसा देंगे इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। तो क्या माइनस करोगे? ये क्या होगा? आपको पेपर में गिवन होगा कितने परसेंटेज हैं, वट एवर परसेंटेज इट वॉज। ये करने के बाद हमारे पास जो भी इसकी परसेंटेज थी, उसके बाद हमारे पास क्या आया सर?
PAT और EAT, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये लिख लेना जरूर आप, राइट डाउन दिस रेड मार्कर, ठीक है। अब तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया ना, अब मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ। ये तो सारा मेरा प्रॉफिट हो गया, मेरा मतलब अंबानी का। डायरेक्टर की पेमेंट, सॉरी, बिजनेस रिलायंस ने पैसा उठाया मार्केट में बिजनेस करने के लिए, सारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले निकाल दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस निकाल दिए, अपने डिबेंचर को इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी, जहाँ से बाजार से जो लोन लिया था मैंने उसकी पेमेंट कर दी, कहाँ कर दी, ये रही। सरकार को पैसा दे दिया। अब तो सारा पैसा अंबानी का है? नहीं, अभी भी अंबानी का नहीं है। आपको सीए इंटर में मैंने एक चीज़ करवाई थी लॉ सब्जेक्ट में, क्या सर शेयर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सारा इक्विटी का नहीं है। इक्विटी का कब होगा सर? जब हमारे पास प्रेफरेंस शेयर नहीं होंगे कंपनी में। अब मान के चलते हैं प्रेमा फेसाई कि एक फॉर्मेट है, हो सकता है प्रेफरेंस शेयर आपके 0 हो, बट मैं तो आपको स्टेटमेंट में फॉर्मेट करवा रहा हूँ, उसके हिसाब से तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। सो क्या देंगे हम पॉइंट नंबर 10 में? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। PSH मीन्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर। को क्या मिला? डिविडेंड। अब क्या सारा पैसा अंबानी का हो गया? जो ओनर होते हैं मेन कंपनी में, बोल सकते हो, बोल सकते हैं, कंफर्म अभी भी नहीं हुआ। दैट इज को क्या बोलेंगे? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी। इतना पैसा बचा भाई इक्विटी होल्डर को, जो मेन ओनर हैं, जो ओनर हैं, शेयर होल्डर हैं, उनको इतना पैसा बचा। अभी भी क्या है, उनको डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड की रेट हम किस में कैलकुलेट करते हैं सर? सेक्शन 123 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ना, उसमें मैंने आपको अच्छे से कराया है डिविडेंड की कैलकुलेशन कैसे होती है, पेमेंट कैसे होती है। याद आया? यस। नहीं अभी नहीं पूछूंगा, लोग की क्लास में देखेंगे, ठीक है। डिविडेंड पेमेंट हो लोग की क्लास में देखेंगे ना, 4 कंडीशंस। अभी क्यों कंफ्यूज हो रहे हो और कर रहे हो सामने वालों को? हाँ रिवीजन लगा लेंगे, लोग की भी एक लगा लेंगे एग्जाम से पहले, डोंट वरी। वैसे हमारी 2 बार 3 बार रिवीजन हो चुकी है उस चैप्टर की। करवा दूंगा यार, करवा दूंगा, ज़्यादा ना सोचो। डिविडेंड पेमेंट करने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिल गया? उनको डिविडेंड मिल गया। अब लास्ट में क्या बचा? इसको क्या बोला जाएगा? रिटेन्ड अर्निंग और रिजर्व एंड सरप्लस। ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट आपके सामने मैंने बना दिया। यहाँ पे इस स्टेटमेंट को आपको याद करने से, समझने से, आपको पूरा रेशियो चैप्टर ये समझ लो चुटकियों में समझ में आ जाएगा। टोटल मैंने कितने पॉइंट्स बताए इसमें? ये पॉइंट्स लिखने का मेरा एक लॉजिक है। कितने पॉइंट्स थे? 13 पॉइंट्स थे सर। सबसे पहला क्या? फर्स्ट क्या? सेल्स। सेल्स में क्या माइनस करेंगे? यस, COGS, ठीक है। तो क्या आया मेरे पास? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से सर कुछ माइनस करो। भैया मैंने एडवर्टाइजमेंट करी है, उसका खर्चा, मेरे स्टाफ की खर्चा, जो बचा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिबेंचर होल्डर, या फिर प्रॉफिट अवेलेबल PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी तक मैंने 2 लोगों को पेमेंट करनी है, आउटसाइडर को। पहला कौन सर? जहाँ से मैंने पैसा मार्केट में उठाया है, उठाने के बाद पेमेंट करूंगा। और दूसरा पर्सन कौन सर? सरकार, इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। सो पहले हम पेमेंट करते हैं इंटरेस्ट की। PBIT में से क्या माइनस करा सर? पॉइंट नंबर 6 सर, इंटरेस्ट की पेमेंट माइनस कर दी। देन 7 PBT, इसको हम सरकार को भी कुछ पैसा दे देंगे बिल्कुल। पॉइंट नंबर 9 में क्या आ गया
सर अब तो हमारा ही पैसा है। सर हमारा नहीं है, अभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर बैठे हैं, उनका नाम ही प्रेफरेंस है, तो उनको क्या मिलेगा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन प्रेफरेंस टू इन प्रायोरिटी टू इक्विटी। पहले उनको डिविडेंड मिलेगा, उसके बाद अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी। इक्विटी के पास भी तो कुछ रेट का डिविडेंड होगा, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लो में। वो मिलने के बाद कंपनी के पास पॉइंट नंबर 13 में पैसा बचेगा, वो कंपनी अपने गुल्लक में, अपने पिगी बैंक में डालेगी। दैट इज कॉल्ड रिजर्व एंड सरप्लस। कोई भी डाउट? यस एनीवन? कोई भी डाउट इसके अंदर? चलें आगे। एक काम करते हैं, थोड़े से ना बैलेंस शीट का और बता देता हूँ कंपनी के हिसाब से, ठीक है। बेसिक चीज़ तो हमारी हो जाएगी, है ना। और बैलेंस शीट के बारे में फिर हम आगे की क्लास में डिटेल में करेंगे। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आ गया। अब राइट डाउन पॉइंट नंबर 1 तो इसको कर दो, कंसेप्ट नंबर 1 यहाँ ऊपर कर देना। कंसेप्ट की एक अलग नोटबुक लगा लेंगे, थ्योरी की बुकलेट मैं आपको अलग दे ही दूंगा कंप्लीट। इसमें आपके 14 to 16 मार्क्स की थ्योरी आएगी, इतना नहीं आएगा, 14 मार्क्स तक की थ्योरी आएगी, सो बुकलेट आपको अलग मिल जाएगी, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीज़ें होती है? इनकम एंड एक्सपेंस कौन बोला भाई? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अच्छे से फॉर्मेट बना लेना, फॉर्मेट बनाने के बाद ही हम इसको और अच्छे से क्लैरिफाई कर पाएंगे। मेरे साथ साथ बनाते रहो। फर्स्ट इज लाइबिलिटीज, इधर अमाउंट, सिर्फ ये परफॉर्मा है, इधर हमने कुछ बेसिक चीज़ डालनी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। लाइबिलिटीज में सबसे पहला क्या? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर का फंड, सर शेयर होल्डर का फंड क्या क्या चीज़ें होती है शेयर होल्डर के पास? सिर्फ 2 चीज़ें, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो आप उसको भी अलग से लिख सकते हो, समझाने के लिए। नॉर्मली क्वेश्चंस में होती भी है, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कई क्वेश्चंस में एक बार आ भी गई थी, कई बार होती भी नहीं, तो हम यहाँ पर फॉर्मा बना रहे हैं तो इसमें हम लिख देंगे, ठीक है। सेकंड इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कहाँ से? लोन्स, डिबेंचर्स। थर्ड पे करंट लाइबिलिटीज, बहुत बार कर चुके हैं, बहुत अच्छे से कर चुके हैं। कौन कौन सी? क्रेडिटर्स, यस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एरियर ऑफ सैलरी, ऊपर, हाँ ये लो, ठीक है। इसको थोड़ा और लॉन्ग कर देना।
ठीक है। सेकंड में यहाँ बात करते हैं फर्स्ट की। कर लेना नोट पहले आप मेरे साथ, ये चीज़ में कर लो। फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या चीज़ें गई? प्लांट एंड मशीनरी। सेकंड फर्नीचर। थर्ड बिल्डिंग, जो भी तरह का फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है। सेकंड करंट एसेट्स। गुडविल भी तो फिक्स्ड एसेट्स ही होगी ना। फिक्स्ड एसेट्स को देखो फर्दर कैटेगराइज्ड होता है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एंड इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल में जो चीज़ टेंजिबल हो, जो चीज़ हमें दिखती हो, जिसकी एग्जिस्टेंस हमें दिखती हो, ये चीज़ होगी। इनटेंजिबल में क्या सर? गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, हाँ लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। करंट एसेट्स, इन्वेंट्रीज, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश एंड बैंक। ठीक है, कर लो राइट। यस, समझ में आया। आज की क्लास में हमने सिर्फ बेसिक चीज़ ही पढ़ी रेशियोज़ के बारे में। मैं आगे की क्लास में आपको इसके बारे में डिटेल, हम आगे रेशियो की क्लास में जाएंगे जब हम इसको डिटेल में रेशियो पढ़ेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो और एक्टिविटी रेशियो, इनको हम आगे फर्दर का आपको डील करेंगे। मेन आपको दो चीज़ अच्छे से करके आनी है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। बहुत सिंपल क्लास थी, कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं था। कल की क्लास में हम फर्दर डील करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी। सो आगे क्लास में बने रहिए, स्टे ट्यून टू आवर यूट्यूब चैनल। अब मैं रेगुलर अपडेट्स आपको यूट्यूब पे भी देता रहूँगा रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स, आरटीपीज, एमटीपीज, पास्ट ईयर के सॉल्यूशंस, और भी कुछ और भी स्टूडेंट्स के कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। दिस इज़ माई कॉन्टैक्ट नंबर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं जल्दी एक नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।